So I hope now the screen is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है, लिख लो. एक्चुअली मेरा ही बैठे बैठे यहाँ से वो स्टॉप शेयरिंग हो गया था, इसके लिए बाहर आ गया था उसमें से. लिख के हो जाने के बाद आगे बढ़ते बेटा. हो गया क्या लिख के? सुल्तान हो गया करे? Yes, sir. हो गया। Yes, sir. हाँ, चलने का आगे अभी. आई होप either you take a screenshot or write it, but better it is always better to write it in the notebook, क्योंकि Yeah. स्क्रीनशॉट लेके बाद में. और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा का पूरा लेक्चर, तो एक्चुअली बीच में मैं एग्जिट होने के लिए भी ये स्क्रीन शेयरिंग रुकने के लिए ये भी रीज़न था कि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था. आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, डोंट वरी अबाउट इट. सो एनीवे, मॉड्यूल नंबर 5 इज बेल्ट, फ्लाईव्हील एंड चेन्स. ओके, बेल्ट्स एंड चेन्स आर ऑल्सो द स्पीड रिड्यूसर. जैसे गियर्स है, गियर से भी स्पीड रिडक्शन के लिए अपन यूज़ करते हैं, राइट. सो इवन flywheels, the purpose of the flywheel although is different, but belts and chains their purpose is identical to gears only. आगे चल के हम देखेंगे कि गियर कब हम प्रीफर करते हैं, बेल्ट कब प्रीफर करते हैं और चेन्स कब प्रीफर करेंगे. लेकिन यहाँ पर एक बात है बेटा, देयर कैन बी वन न्यूमेरिकल ऑन फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट. बेल्ट कैन बी आइदर अ फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट ऑल्सो. फॉर्म के अंदर पढ़ते हो आप, ओके, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट वगैरह. और चेन, इन तीनों में से किसी के एक के ऊपर 10 to 12 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल रहेगा एंड देयर विल बी अ थ्योरी क्वेश्चन. ओके, बट थ्योरी क्वेश्चन जो रहेगा 4 to 6 मार्क्स का, दैट कैन बी आइदर ऑन बेल्ट्स, चेन्स और फ्लाईव्हील, एंड वन न्यूमेरिकल विल बी ऑन फ्लाईव्हील 10 to 12 मार्क्स एंड अ थ्योरी क्वेश्चन. जैसे मैंने बताया 4 to 6 मार्क्स का. मतलब अपना मॉड्यूल नंबर 1 जो है गियर्स का, ओके, डिज़ाइन ऑफ गियर्स, और मॉड्यूल नंबर 5, इन दोनों का वेटेज ज़्यादा है. लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट करने के लिए सबसे कंफर्टेबल जो मॉड्यूल रहेंगे अपना, वो मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3, ये अटेम्प्ट के लिए काफ़ी अच्छा पड़ता है ये. और एनीवे, सो अभी बेल्ट्स आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द पावर एज वेल एज मोशन, लाइक दिस इवन चेन ऑल्सो. लेकिन फ्लाईव्हील का पर्पज डिफरेंट है. फ्लाईव्हील वी यूज टू स्टोर द एक्सेस एनर्जी as in case of IC engines, right. Now in spite of that, जो एक्सेस एनर्जी ये फ्लाईव्हील स्टोर करता है, वही एनर्जी व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है. जैसे आइडल स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक आईसी इंजन के अंदर खाली एक्सपांशन करेगा, बाकी स्ट्रोक्स तो आइडल स्ट्रोक होते हैं, तो उनके अंदर अपने को एनर्जी चाहिए होता है, तो देन दैट स्टोर्ड एनर्जी इज सप्लाइड बाय द फ्लाईव्हील. Okay, anyway, so then the last module is of design of clutches and brakes. Okay, so obviously क्लच का फंक्शन तो अभी सब लोगों को पता है, हम यूज़ भी करते हैं. बाइक चलाने वाले तो सब लोग यूज़ ही करते हैं, और आजकल सब लोग बाइक चला ही लेते हैं. ओके, सो क्लच हम ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए एट द टाइम ऑफ चेंजिंग द गियर वो हम यूज़ करते हैं उसको. ओके, सो क्लचेस का भी डिज़ाइन, और ब्रेक रिटार्ड करने के लिए कोई भी मशीन को ब्रेक हम अप्लाई करते हैं, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल रहेगा 10 to 12 मार्क्स का. द न्यूमेरिकल कैन बी आइदर ऑन क्लचेस और ब्रेक्स, ओके, एंड थ्योरी क्वेश्चन ऑफ 4 to 8 मार्क्स. अगर थ्योरी क्वेश्चन अगर नहीं रहेगा, इफ देर इज नो थ्योरी क्वेश्चन, देन इन दैट केस डायरेक्टली देर विल बी अ न्यूमेरिकल 20 मार्क न्यूमेरिकल, एंड दैट टू ऑफ क्लच. अगर आई रिपीट, अगर थ्योरी क्वेश्चन अगर नहीं रहेगा, थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, वो केस के अंदर देर विल बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 मार्क क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऑन क्लचेस. ओके, सो दिस विल बी द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स. अगेन नोट इट डाउन, देन आई विल प्रोसीड फर्दर. असू दे चालू, काय होतं दिसला तर काय होतं.
शैल वी गो अहेड नाउ? यस सर। किसी का बाकी रहेगा तो मेरे को बोलने का, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। ओके, कंसिडरिंग सब लोगों का हो गया, अभी आगे बढ़ता है मैं। अभी ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता कैसा है? पावर ट्रांसमिट तो होता है, लेकिन कैसा होता है? जैसे कि टरबाइन है, टरबाइन कौन सा टरबाइन? गैस टरबाइन ले लो, स्टीम टरबाइन ले लो। ओके, ये पावर जनरेट करेगा। ये पावर जनरेट करता है, या कोई भी डिवाइस जो पावर जनरेट करता है या पावर सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, ऐसे डिवाइस को हम प्राइम मूवर कहते हैं। वो प्राइम मूवर जो है वो पावर फीड करता है, तो किसको? तो मशीन को। मशीन क्या है? मशीन विच एब्सॉर्ब्स द एनर्जी। ओके, अभी जैसे कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर इज अ मशीन। ये इसको तो एनर्जी इनपुट चाहिए होता है, राइट है, वो मोटर ड्रिवन होता है वो। तो अभी ये प्राइम मूवर और मशीन, इनके बीच में क्या आता है? तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम आता है। So see the layout of the any power transmission system and its classification. Power transmission system. On one side you can see here a prime mover. This is a prime mover, right? And this prime mover will drive the machine. अब ये प्राइम मूवर कौन सा? अगेन प्राइम मूवर का मतलब वापस एक बार मैं रिपीट करूंगा। अभी अभी तो हम 7th सेमिस्टर में पहुंचे हैं। इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड दैट एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ द प्राइम मूवर। सो प्राइम मूवर आर द डिवाइसेस विच जनरेट्स और सप्लाइज द एनर्जी। ओके, सच डिवाइस इज कॉल्ड एज अ प्राइम मूवर, जो एनर्जी जनरेट करता है या सप्लाई करता है, ऐसे डिवाइस को हम प्राइम मूवर कहेंगे। नाउ द प्राइम मूवर्स यूजुअली आर ऑफ टू टाइप्स। वो रोटरी भी हो सकता है, रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकता है। अभी जैसे रोटरी प्राइम मूवर जो रहेगा, रोटरी प्राइम मूवर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, देन स्टीम टर्बाइन हो गया, गैस टर्बाइन हो गया, एयर मोटर्स, राइट है। लाइक दिस देर आर एन नंबर ऑफ प्राइम मूवर्स। ओके, सो दिस प्राइम मूवर विल सप्लाई द एनर्जी टू द मशीन। लेकिन बीच में क्या आता है? तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम आता है। तो ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कौन से टाइप का हो सकता है? तो ये इट कैन बी आइदर मैकेनिकल और हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। तो ये मशीन डिज़ाइन 2 के अंदर ये हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक का अपना कुछ लेना देना है नहीं, तो इसके बारे में मैं कुछ बात करेगा नहीं। तो मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? तो गियर्स, बेल्ट्स, क्लचेस, चेन्स, कैम्स, कपलिंग्स एक्सेट्रा, राइट। सो इवन बियरिंग भी डालेंगे इसको पावर ट्रांसमिशन। इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, राइट है। बियरिंग तो मूव होता है, बियरिंग ऑलवेज रिमेन स्टेशनरी। ओके, सो दिज आर द एलिमेंट्स ऑफ एनी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। म्हणजे मैकेनिकल के लिए कौन सा? गियर, बेल्ट, क्लच, चेन, कैम्स एंड कपलिंग्स, ये हो गए। ओके, तो थोड़ा सा फटाफट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ऐसा ये टाइटल डाल के आप ये लिख लो फटाफट, ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। थोड़ा कैसा बेटा, ऑनलाइन लेक्चर होता है तो अपना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इधर से बात करते ही जा रहा है, एक एक कुछ स्लाइड शेयर करता हूँ या और कुछ शेयर करता हूँ। आगे चल के मेरे को न्यूमेरिकल के वक्त तो मैं सीधा इसको ये पेन टैप कनेक्ट करके न्यूमेरिकल करवाऊँगा। तो बट यू हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक, क्योंकि अभी ठीक है आज कोई नोटबुक वगैरह लेके नहीं बैठा रहेगा, पर बात और है। तो एनीवे आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, और हर लेक्चर ही रिकॉर्ड करेगा। वगैरह बेटा बना के फिगर, किसी का बाकी है? किसी का बाकी रहेगा तो जरा बोलने के मेरे को, सर रुको, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। अब जैसे मैंने ये प्राइम मूवर्स के बारे में बताया, तो प्राइम मूवर्स कैन बी आइदर रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग, राइट है। सो सी द रोटरी प्राइम मूवर्स, इलेक्ट्रिक मोटर, स्टीम टर्बाइन, गैस टर्बाइन, एयर मोटर। लेकिन ये रोटरी प्राइम मूवर और रेसिप्रोकेटिंग प्राइम मूवर जो है, तो ये इनके बीच में एक्चुअली डिफरेंस बेसिकली क्या आता है? तो इसका टॉर्क वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब स्पीड का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ये रोटरी प्राइम मूवर के ऊपर जो टॉर्क आता है वो कांस्टेंट आता है,
विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड, मतलब एंगल टर्न। लेकिन अगर रेसिप्रोकेटिंग प्राइम मूवर अगर रहेगा, रेसिप्रोकेटिंग प्राइम मूवर यानी कि हो गया आईसी इंजन, हो गया स्टीम इंजन, हो गया अभी स्टीम इंजन जो टाइटैनिक पिक्चर वाला इंजन जो है स्टीम इंजन हो गया, शोले पिक्चर वाला जो इंजन है ट्रेन का वो तो स्टीम इंजन ही था उधर का। नाउ डेज नो बडी यूजेस इट, लेकिन अभी वो बुक्स में है तो है, ठीक है। सो एनीवे, लेकिन आईसी इंजन तो है अभी। तो आईसी इंजन के अंदर या स्टीम इंजन के अंदर टॉर्क वर्सेस स्पीड और एंगल टर्न बाय द क्रैंक शाफ्ट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हम डालते तो फ्लक्चुएटिंग आता है। सो रोटरी प्राइम मूवर्स प्रोवाइड्स कांस्टेंट टॉर्क, रेसिप्रोकेटिंग प्राइम मूवर्स एक्चुअली इनके ऊपर जो टॉर्क आता है दैट इज नॉट कांस्टेंट, दैट टॉर्क इज फ्लक्चुएटिंग, राइट। ओके, नाउ अभी जैसे अभी मशीन मतलब क्या हो गया फिर, मशीन इज अ डिवाइस विच विल कंज्यूम द पावर। ये पावर सप्लाई करता है प्राइम मूवर, मशीन पावर कंज्यूम करता है, राइट। सो इट इज़ अ डिवाइस विच कंज्यूम्स द पावर। इनको कनेक्ट किया जाता है फिर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम से। अभी मशीन्स में भी जो है, मशीन्स में अभी रोटरी मशीन्स भी रहेगा या रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स भी रहेगा। रोटरी मशीन्स के अंदर क्या आएगा फिर, रोटरी मशीन्स अभी टरबाइन को अपन क्या कनेक्ट करते पावर प्लांट के अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो हम हाइड्रोलिक टरबाइन यूज़ करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे हम जनरेटर के साथ, जनरेटर रोटरी मशीन रहेगा वो, ओके। देन अल्टरनेटर, जनरेटर अल्टरनेटर, रोटरी कंप्रेसर और पंप्स, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ओके। Then all various machines which you might have seen in the workshop, identify which are the machines and which are rotary and which are reciprocating type. Reciprocating type में अभी reciprocating compressors हो गया, reciprocating pumps हो गए, then power presses हो गया, right? वो hacksaw machine हो गया अपना वो, right? So power saw, okay. So these are all reciprocating machines. Now, but obviously ये इधर मैं बाद में ये शेयर करूँगा ये पूरा लेक्चर का, ओके। सो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ये खाली ये इतना फिगर ही बनाने का था आपने, और उसके नीचे आप खाली इतना ये टाइटल डाल दो, रोटरी प्राइम मूवर, रेसिप्रोकेटिंग प्राइम मूवर, बस हो गया, बाकी कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैं थोड़ा आगे का स्लाइड पे चला जाता है, वो लिंक लग जाता है। ओके, सो लेकिन बेटा जब हम ये प्राइम मूवर सिलेक्ट करते हैं तो प्राइम मूवर सिलेक्ट करने का भी क्राइटेरिया होता है। अब प्राइम मूवर कैसा सिलेक्ट करेंगे, प्राइम मूवर सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, तो ऑब्वियसली स्पेस का क्राइटेरिया रहेगा। टॉर्क वर्सेस स्पीड, तुमको टॉर्क कैसा चाहिए, फ्लक्चुएटिंग चलता रहेगा तो आप रेसिप्रोकेटिंग प्राइम मूवर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन देर आर बेसिकली सम एप्लीकेशंस वेयर इन वेरी नीड अ कांस्टेंट टॉर्क, सो वी हैव टू गो फॉर ओनली द रोटरी प्राइम मूवर, ओके। स्पेस कंस्टेंट तो बता ही दिया मैं। टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल, टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल मतलब देखो मैंने अभी कुछ देर पहले तुमको बताया था, स्टीम टरबाइन हो गया, हाइड्रोलिक टरबाइन हो गया, गैस टरबाइन हो गया, ओके। तो टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन ऑल ऑफ देम इज डिफरेंट। जैसे हाइड्रोलिक टरबाइन के अंदर द टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल इज हाइड्रोलिक एनर्जी, द एनर्जी विच इज पॉसेस्ड बाय वाटर, ओके। तो हाइड्रोलिक एनर्जी की वजह से हो गया, राइट। अभी स्टीम टरबाइन के अंदर स्टीम का, गैस टरबाइन के अंदर गैस का, सम गैस विल बी देयर, ओके। सो लाइक दिस, तो टाइप ऑफ एनर्जी भी है। लेकिन द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ प्राइम मूवर विच इज़ कंसिडर्ड इज अ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर है। अब इलेक्ट्रिक मोटर में भी क्या, इलेक्ट्रिक मोटर में भी आपको पता है कि दो टाइप के मोटर्स रहेगा, एक रहेगा एसी मोटर और दूसरा रहेगा डीसी मोटर। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक वगैरह तुम लोगों को पता होता है एसी मोटर डीसी मोटर्स के लिए। सो आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग रिगार्डिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल, बिकॉज मेरे ख्याल से मेरे से अच्छा ज़्यादा तुमको कैरेक्टरिस्टिक पता रहेगा उनका, एनीवे। लेकिन फिर भी एज अ मैटर ऑफ क्यूरोसिटी मेरे को एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि बाबा हम सिंगल फेज में ये मोटर कब यूज़ करते हैं, ओके, और 3 फेज मोटर कब यूज़ करते हैं। मतलब एचपी के हॉर्स पावर से पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कुछ ना कुछ इसका ये होता है। तो क्या होता है वो, तो अगर
मोटर अगर लेस दैन 1 HP का अगर कैपेसिटी रहेगा 1 HP का, ओके, सो दैट मोटर कैन बी यूज फॉर एनी डोमेस्टिक एप्लीकेशन, हाउस होल्ड एप्लीकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एक्चुअली। 3 फेज मोटर का रेटिंग क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होता है, तो इट इज़ यूजुअली ग्रेटर दैन 1 हॉर्स पावर 3 फेज मोटर्स, ओके, एंड दैट इज़ फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। एनीवे नाउ तो ये भी एक जरा इंपॉर्टेंट बात होता है एज ए डिज़ाइन इंजीनियर, तुमको मैकेनिकल इंजीनियर अपने को पता होना चाहिए कि सिंगल फेज मोटर का एप्लीकेशन किधर होता है और 3 फेज मोटर का किधर होता है। तो सिंगल फेज फॉर हाउस होल्ड एप्लीकेशन दैट टू लेस दैन 1 HP, ओके, और 3 फेज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ग्रेटर दैन 1 HP, ऐसा होता है। नाउ एज फार एज द मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स आर कंसर्न, अभी मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, अभी मैंने तुमको पहले ही बताया था, जैसे अपन ने जो सबसे पहला जो डायग्राम डिस्कस किए थे ना पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का, प्राइम मूवर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, वहाँ से लेके मोटर को, ओके, मशीन को, तो वहाँ पर बीच में वो मैंने मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम दिखा था मैकेनिकल का। मैकेनिकल के अंदर मैंने बताया था कि गियर, बेल्ट, चेन, कैम्स, क्लचेस, कपलिंग्स वगैरह रहेगा करके वो, ओके। सो लेकिन ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का भी क्लासिफिकेशन होता है। जैसे अभी पॉजिटिव ड्राइव मतलब कौन सा, कि दैट इज़ पॉजिटिव ड्राइव मतलब जिसके अंदर स्लिप नहीं आता है, गियर्स के अंदर स्लिप नहीं आता है, गियर में नहीं होता है, चेन में भी नहीं आता है स्लिप। एक्चुअली चेन में होता है, गियर से थोड़ा, ये गियर में तो होता नहीं, लेकिन चेन में थोड़ा बहुत स्लिप होता है उसके अंदर, बट दैट इज़ निग्लिजिबल, ओके। गियर में तो होता ही नहीं है। और नॉन पॉजिटिव स्लिप, जैसे नॉन पॉजिटिव स्लिप के अंदर बेल्ट के ऊपर क्या होता है, बेल्ट के अंदर स्लिप तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप फ्लैट बेल्ट यूज़ करो या वी बेल्ट यूज़ करो। वी बेल्ट में क्या है, थोड़ा बहुत कम रहेगा स्लिप, ओके। सो इवन देयर कैन बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ऑल्सो। और जैसे गियर से अगर हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट इट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप, बेल्ट के लिए इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप कह सकते हैं। देन इट कैन बी आइदर रोटरी टाइप और रेसिप्रोकेटिंग टाइप, राइट, एंड देन कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट, ये भी कुछ एक टाइप्स रहेगा मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। अब लेकिन ठीक है, ये सबका सब पावर ट्रांसमिशन सिस्टम तो हो गया, लेकिन इन ऑल दिस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स, जब हमने पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो वो एग्जैक्टली कौन सा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो उसका कंपैरिजन भी तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई गियर के अंदर क्या रहेगा, बेल्ट के अंदर क्या रहेगा, या चेन ड्राइव अगर यूज़ करेंगे तो चेन ड्राइव के अंदर क्या रहेगा। तो नाउ यूजुअली व्हाट हैपेंस, ये कंपैरिजन करने के लिए अब आगे मैं ये बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, मतलब आज नॉट बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, आफ्टर टुडेज लेक्चर मैं आज का जो कंटेंट है नोट्स का वो भी ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। अब इधर मैं कंपैरिजन पूरा ये नहीं बताऊंगा, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंपैरिजन के आपको बताऊंगा, वो आप नोट्स में से देख लोगे बाद में। तो जैसे अभी गियर जो है, गियर का बेसिक टाइप कौन सा है, गियर इज़ अ फ्रिक्शन होता है गियर के अंदर, ओके। गियर का ये थोड़ा सा जो वर्किंग होता है, इट इज़ जस्ट आइडेंटिकल टू अ फ्रिक्शन व्हील ऑल्सो। फ्रिक्शन व्हील वगैरह ये सब अपन इसका कंसेप्ट पहले काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स के अंदर पढ़ते हैं, फ्रिक्शन व्हील। अब लेकिन फिर भी बता देता हूँ, फ्रिक्शन व्हील मतलब क्या होता है। फ्रिक्शन व्हील मतलब 2 सिलेंडर जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जैसे गियर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन गियर के अंदर क्या होता है, गियर के पेरीफेरी के ऊपर टूथ होते हैं, ओके, जो टीथ होते हैं विच मेशेस विद ईच अदर। वैसे फ्रिक्शन व्हील के अंदर देयर सर्फेसेस आर रफ and they comes in contact with each other, and then the power is transmitted because of friction in between them, that is called as a friction wheel. तो यहाँ पर गियर का बेसिक टाइप ऑफ ड्राइव इज अ फ्रिक्शन एंड दैट टू पॉजिटिव। बेल्ट और बेल्ट के अंदर 2 रहेंगे, फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट, दोनों के अंदर फ्रिक्शन की वजह से पावर आता है, ओके। एंड चेन इज ऑल्सो पॉजिटिव टाइप ऑफ ड्राइव, बेसिक टाइप ऑफ ड्राइव। देन जैसे शाफ्टिंग कंडीशन जो होता है, शाफ्टिंग कंडीशन मतलब कि भाई ये खाली 2 पैरेलल शाफ्ट के बीच में ही पावर ट्रांसमिट करेगा, या 2 परपेंडिकुलर शाफ्ट या स्क्यू शाफ्ट जो है इनके बीच में, या कुछ एंगल पर। तो ये इसके हिसाब से भी अपने को ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम अपन ये सिलेक्ट करते हैं, राइट है। शाफ्टिंग कंडीशंस के बारे में जो गियर्स है, गियर आर सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर, नॉन इंटरसेक्टिंग, स्क्यू, इसके लिए,
राइट है। लेकिन जैसे अगर फ्लैट बेल्ट अगर है तो इट इज़ ओनली फॉर पैरेलल एज वेल एज 90 डिग्री स्क्यू इंटरसेक्टिंग, मतलब 90 डिग्री और इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ में। वी बेल्ट खाली पैरेलल, दो शाफ्ट कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, मतलब ड्राइविंग शाफ्ट एंड ड्रिवन शाफ्ट मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, एंड चेन ड्राइव में भी ऐसे ड्राइविंग शाफ्ट एंड ड्रिवन शाफ्ट मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। अभी जैसे साइज जो आता है गियर्स का साइज, गियर बॉक्स का साइज कैसे आता है, कॉम्पैक्ट आता है। ओके, अपने किसी भी व्हीकल के अंदर तो जो गियर बॉक्स ही गियर ट्रांसमिशन ही होता है, पावर ट्रांसमिशन इज बाय गियर्स ओनली। ओके, और मोशन ट्रांसमिशन इज बाय गियर्स। लेकिन वही अगर फ्लोर मिल का अगर एग्जांपल लेते तो फ्लोर मिल के अंदर गियर्स होता क्या बेटा, फ्लोर मिल पे तो सब लोग गए हैं ना, आटे की चक्की पर। आटे की चक्की पर तुमने कभी गियर बॉक्स देखा क्या, उधर गियर बॉक्स नहीं होता ना, उधर क्या आता है, बेल्ट ड्राइव आता है, राइट है। चेन ड्राइव भी देखा है, चेन ड्राइव साइकिल सब नहीं चलाया तो चेन ड्राइव है, राइट है। मतलब दो शाफ्ट के बीच में का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है लेकिन पैरेलल ही है तो वो केस के अंदर आप बेल्ट ड्राइव या चेन ड्राइव यूज़ कर सकते हो। ओके, लेकिन जो फ्लोर मिल में जो बेल्ट आता है वो कौन सा, वी टाइप बेल्ट होता है। ओके, एनीवे, तो सबसे कॉम्पैक्ट साइज जो रहेगा वो गियर का ही लिए रहेगा, सबसे ज़्यादा फ्लैट बेल्ट के लिए। ओके, और वी बेल्ट का मीडियम, चेन का भी मीडियम रहेगा। अब जैसे वेलोसिटी रेशो जैसे इन सब के लिए वेदर यू आर यूजिंग अ गियर, बेल्ट और चेन ड्राइव, इट इज लेस देन और इक्वल टू 5 एक्सेप्ट फॉर वर्म एंड वर्म व्हील। गियर के अंदर वर्म और वर्म व्हील के लिए लेस देन और इक्वल टू 5, उससे ज़्यादा रहेगा। ओके, देन अभी जैसे जो शॉक एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी जो होता है वो गियर्स का लेकिन सबसे कम होता है, और बेल्ट के लिए मैक्सिमम रहेगा। बेल्ट में मैक्सिमम कब, अगर फ्लैट बेल्ट है वो भी अगर कैनवास का है। ओके, कैनवास के लिए ये कंपैरेटिवली मतलब रबर बेल्ट से कम करता है वो शॉक एब्सॉर्ब। ओके, और चेन मीडियम मॉडरेट लेवल पे शॉक एब्सॉर्ब कर सकता है। सो देन अभी जैसे शाफ्ट का अगर लोकेशन देखते हैं हम, शाफ्ट का लोकेशन, एज फार एज शाफ्ट लोकेशन इज कंसर्न, देन इन केस ऑफ गियर्स द शाफ्ट कैन बी आइदर सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग, मतलब कैंटिलीवर भी हो सकता है। लेकिन ये ओवरहैंग मतलब कैंटिलीवर ये किसके लिए, बिवेल गियर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, दैट रीज़न यू विल कम टू नो लेटर ऑन बिवेल गियर का। देन बेल्ट के लिए जो है, बेल्ट के अंदर अगर फ्लैट बेल्ट अगर यूज़ करेंगे तो इट कैन बी सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग, और वी बेल्ट के लिए कंपल्सरीली ओवरहैंग ही रहता है। एंड चेन ड्राइव के लिए सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग, एनी अरेंजमेंट विल डू। सो like this is the comparison between the gears, belts and chain drives. Now in spite of that, जैसे इंस्टॉलेशन जो रहेगा वो गियर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट गियर के लिए रहेगा, और इजी बेल्ट ड्राइव का और चेन ड्राइव का इंस्टॉलेशन सबसे इजी होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है गियर्स का ज़्यादा रहेगा, बेल्ट का कम रहेगा, और ये चेन्स के लिए मॉडरेट रहेगा। एनीवे, अब जैसे जहाँ तक वेरिएबल जैसे स्पीड्स हैं, वेरिएबल स्पीड चेन के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है वेरिएबल स्पीड, बेल्ट के अंदर वेरिएबल स्पीड्स आर पॉसिबल नाउ, लेकिन गियर्स के अंदर अगर यूज़ करते हैं अपन सर्कुलर गियर्स अगर रहेंगे तो नॉट पॉसिबल। नॉन सर्कुलर गियर्स के साथ में ये दिस इज पॉसिबल। ओके, वेरिएबल स्पीड इज पॉसिबल। सो लाइक दिस इज द कंपैरिजन नाउ। लेकिन जैसे अभी हम जैसे ये अभी स्पीड रिड्यूसर्स तो यूज़ करते हैं, वेदर यू आर यूजिंग गियर बॉक्स, आई मीन टू से गियर या बेल्ट या चेन। एक्चुअली इसमें करते क्या, वी आर रिड्यूसिंग द स्पीड। जैसे सोर्स पर मतलब ड्राइविंग शाफ्ट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, ओके, और मुझे इतना स्पीड का ज़रूरत नहीं है, लेकिन पावर तो प्रोड्यूस हो गया है। अब आईसी इंजन के अंदर जो पावर प्रोड्यूस हुआ है वो पावर मैंने ट्रांसमिट करना है व्हील को, पावर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, वो पावर पर अगर मैं वो उसका मतलब इनपुट शाफ्ट का अगर स्पीड देखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस स्पीड मेरे को तो रिड्यूस करना ही है। ओके, अब जैसे हम अपना 4 व्हीलर का ही अगर एग्जांपल लेते हैं तो इफ़ आई पुट द एनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर भी लेते हैं, फर्स्ट गियर में अगर डालता हूँ तो आई नीड अ मोर टॉर्क, लेकिन आरपीएम कम रहेगा वो केस के अंदर। ओके, तो मेरे को स्पीड रिड्यूसर मतलब गियर तो यूज़ करना ही पड़ता। अब लेकिन गियर तो मैं यूज़ करूँगा, लेकिन ये मल्टी स्पीड रिड्यूसर्स कब यूज़ करते हैं हम, मल्टी स्टेजिंग ऑफ स्पीड रिड्यूसर्स इज यूज्ड ओनली इफ द वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5।
वही केस के अंदर हम मल्टी स्टेज स्पीड रिड्यूसर्स यूज़ करते हैं। ओके, इसके बारे में बात करने के पहले जरा आप खाली इतना ये टाइटल डाल लो ऊपर का, दैट इज़ मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एंड देन मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ड्राइव्स एंड कंपैरिजन बिटवीन गियर्स, बेल्ट एंड चेन ड्राइव्स। ये खाली टाइटल आपने डाल लेने का आपने आपके इसमें नोटबुक में। हरे कृष्णा। आय होप सर फक्त टायटलच टाकायचं आहे ना? फक्त टायटल टाकायचे, बाई काही लिहू नका तुम्ही. ओके. जिथे लिहायचं असेल मी तिथे सांगतो तुम्हाला कुठे लिहायचं आहे ते. अब देखो बेटा, मल्टी स्टेजिंग स्पीड रिड्यूसर के बारे में मैंने क्या बताया. हम मल्टी स्टेजिंग के लिए कब जाते हैं, मतलब सिंगल स्टेज में भी हो सकता है, एक ही गियर पे गाड़ी चल सकता है. एक ही गियर काय को नहीं लगाते हम, कब लगाने का, और एक से ज़्यादा गियर कब लगाने का. तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो वेलोसिटी रेशो हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 5. वो केस के अंदर ही हम मल्टी स्टेजिंग के लिए जाते हैं. ओके नाउ, अब लेकिन मल्टी स्टेजिंग के लिए जब जाते हैं हम, सो एट दैट टाइम मल्टी स्टेजिंग में हरदम याद रखोगे जो लोअर स्टेज होता है, वो लोअर स्टेज के अंदर स्पीड इज हाई बट द टॉर्क इज लेस, और हाइयर स्टेज के अंदर स्पीड इज लो बट द टॉर्क इज मोर. यूजुअली ये ऐसा कंडीशन होता है. ओके नाउ, लेकिन यहाँ पर जैसे देर आर सम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी स्टेजिंग पावर ड्राइव, बट दैट आई विल स्पीक लेटर. लेकिन जब हम किसी भी ये मल्टी स्टेज गियर बॉक्स जब यूज़ करते हैं मल्टी स्टेजिंग के लिए, फॉर मल्टी स्टेजिंग वी हैव टू स्प्लिट द गियर रेशो इन असेंडिंग ऑर्डर. गियर रेशो को हम असेंडिंग ऑर्डर में हम ये स्प्लिट करते जाएंगे. अब असेंडिंग ऑर्डर में जब स्प्लिट करेंगे तो देन द हाइएस्ट वेलोसिटी रेशो, गियर रेशो दैट इज वेलोसिटी रेशो. गियर रेशो अगर ये मैं कहूँगा तो वेलोसिटी रेशो के लिए स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रीवन शाफ्ट, दैट इज आई विल से N1 by N2, और दैट इज इक्वल टू गियर रेशो अगर दैट इज नंबर ऑफ टूथ्स, दैट इज से टिथ्स अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ Z से तो Z2 by Z1, तो एक ही बात है वो. तो सो दैट द हाईएस्ट वेलोसिटी रेशो वो लास्ट स्टेज के लिए आना चाहिए. इससे क्या हो जाएगा, जो अपना गियर बॉक्स जो साइज होता है वो कॉम्पैक्ट आ जाता है. ओके, साइज कंट्रोल करने के लिए होता है. क्या करने का, क्या बताया था मैंने अभी, फॉर मल्टी स्टेजिंग वी हैव टू स्प्लिट द गियर रेशो इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में अपने को स्प्लिट करना है विद द हाईएस्ट वेलोसिटी रेशो इन द लास्ट स्टेज. इससे क्या हो जाएगा, दिस विल मेक द मॉड्यूल ऑफ द गियर लेस. मॉड्यूल मतलब क्या होता है, दैट इज द लेंथ ऑफ पिच सर्कल डायमीटर पर टूथ, दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूल ऑफ द गियर. आगे चल के मैं गियर का टर्मिनोलॉजी रिवाइज करने वाला है. गियर्स आप पढ़ते हो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरीज के अंदर, लेकिन वो गियर का प्रोफाइल ये सब टर्मिनोलॉजी में रिवाइज कराएगा, नहीं तो आगे चल के फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए थोड़ा ये फिर कन्फ्यूजन हो जाने का. सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, द ओवरऑल साइज ऑफ द मल्टीपल स्पीड रिड्यूसर कैन बी कंट्रोल्ड. अब ऐसे ही ये इसके लिए भी कुछ रहेगा, बेल्ट्स के लिए भी. बेल्ट के वक्त देखेंगे अभी हम. So right now we'll focus only on the major part of the gears only. तो अभी जैसे प्राइम मूवर अगर रोटरी है और मशीन भी अगर रोटरी है, तो जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज में जो फॉलो करता है ना, वो लिस्ट आउट अभी करता है, मैं इधर बताता है. अभी जो द बेस्ट पॉसिबल एलिमेंट टू कंट्रोल द स्पीड और टू कंट्रोल ओवरऑल साइज इज अ गियर ड्राइव. किसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, प्राइम मूवर रोटरी और मशीन भी कैसा रोटरी. तो इसके लिए
हम इंडस्ट्री में यूजुअली क्या यूज़ किया जाता है, गियर ड्राइव यूज़ किया जाता है. नाउ in case the prime mover is rotary or reciprocating and machine is reciprocating or rotary, okay, मतलब prime mover rotary, machine reciprocating, और prime mover reciprocating and machine is rotary, ये ऐसा अगर कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं, ओके, तो देन ये केस के अंदर हम यहाँ पर बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और चेन भी यूज़ करते हैं. अब बेल्ट के अंदर कौन सा, तो बेल्ट के अंदर ऑब्वियसली दोनों के ऊपर फ्लैट बेल्ट ही रह सकता है, वी बेल्ट ही रहेगा, चेन ही रहेगा एज वन ऑफ द स्टेज, राइट. सो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन यू. नाउ अभी गियर्स, तो ठीक है, लेकिन गियर को अभी हम डिफाइन कैसा करते हैं. व्हाट इज अ गियर? इफ आई से define a gear, then how do we define a gear? Gear is a tooth wheel. Gear basically is a tooth wheel which can transmit power and motion from one shaft to another shaft. What is gear? Gear is a tooth wheel which can transmit power or motion from one shaft to another shaft. Power or motion नहीं, power and motion भी कह सकते हैं, from one shaft to another shaft by successive engagement of the teeth. ट्रांसमिट तो करेगा पावर या मोशन, लेकिन कैसा, बाय सक्सेसिव एंगेजमेंट ऑफ टीथ. ओके, नाउ दिस गियर्स आर आल्सो नोन एज स्पीड रिड्यूसर्स. दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्पीड रिड्यूसर्स. गियर्स और स्पीड रिड्यूसर्स एक ही बात है. नाउ द स्पीड रिड्यूसर्स का जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेजेस. नंबर ऑफ स्टेजेस कैसा, सिंगल स्टेज रिड्यूसर, स्पीड रिड्यूसर अगर रहेगा तो जनरली इसका वेलोसिटी रेशियो ज़्यादा होता है, एंड वेलोसिटी रेशियो विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 एज इज बीन नोटेड डाउन ओवर हियर. लेकिन खाली वर्म और वर्म व्हील के लिए अलग आता है ना, वर्म और वर्म व्हील का डिज़ाइन के अंदर ही थोड़ा टोटल डिफरेंट आएगा, वो उसको हम डिस्कस करेंगे, वो राइट है. देन अभी जैसे मल्टीपल स्पीड अगर रिडक्शन अगर करने का, आपने मल्टीपल स्पीड रिड्यूसर्स अगर यूज़ करेगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो शाफ्टिंग कंडीशन और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक मशीन का और प्राइम मूवर का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वो केस के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. देन डिपेंडिंग ऑन द टीथ एंड शाफ्टिंग कंडीशन वी कैन से दैट द स्पर गियर ड्राइव, हेलिकल गियर ड्राइव, हेरिंगबोन गियर ड्राइव, बेवल गियर ड्राइव एंड वर्म एंड वर्म व्हील. हेरिंगबोन मतलब क्या है बेटा? हेरिंगबोन गियर मतलब क्या होता है पता है क्या? डबल हेलिकल गियर जो होता है उसी को हेरिंगबोन ड्राइव गियर कहते हैं. वो डबल हेलिकल जो रहेगा ना, दैट इज इटसेल्फ इज हेरिंगबोन गियर. ओके, सो दिस आर द गियर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, राइट. नाउ लेकिन व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ गियर ड्राइव? गियर ड्राइव का इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? गियर ड्राइव का इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऐसा है कि सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव ड्राइव है. स्लिप होता नहीं इसके अंदर, ओके, पॉजिटिव ड्राइव है, और वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहेगा. इट विल ट्रांसमिट अ कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर. So positive drive as well as constant velocity ratio. Its construction is compact. It can transmit a large power. Power transmission efficiency इसका ज़्यादा होता है. Then it can transmit the power even at low speed also. और इसको अगर मल्टी स्टेजिंग के लिए जाते हैं अगर हम, तो देन वाइड रेंज ऑफ वेलोसिटी रेशियो कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट फॉर गियर शिफ्टिंग. गियर शिफ्टिंग के लिए जैसे अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर के अंदर गियर क्लच प्रेस करके हम ये गियर चेंज करते तो क्या है, वो गियर शिफ्टिंग का सिस्टम ही होता है कुछ ना कुछ. ओके, सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गियर ड्राइव. जस्ट खाली जो बोर्ड से मैंने लिखा है ऊपर का टाइटल डालो, गियर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड रिड्यूसर्स,
और ये बोर्ड में जो नंबर 1 2 और नीचे का लिखा है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गियर ड्राइव, ये लिख लेने का खाली नोटबुक में। Okay, anyway, let's go ahead now. So, अब टाइप्स ऑफ गियर एंड इट्स एप्लीकेशन, जैसे अगर हम स्पर गियर अगर लिखेंगे तो स्पर गियर एग्जैक्टली क्या होता है? स्पर गियर के अंदर जो इसके टीथ होते हैं दिस आर यूजुअली पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस। ओके, लेकिन ये स्पर गियर जो है, स्पर गियर की वजह से जो ये लोड आएगा तो दैट लोड किसके ऊपर? शाफ्ट के ऊपर। दैट लोड इज इम्पोज इन द रेडियल डायरेक्शन। ओके, और इसका प्रोफाइल जो होता है यूजुअली इनवोल्यूट टाइप ऑफ प्रोफाइल होता है। और स्पेशली जैसे ये फिगर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये पावर टू ट्रांसमिट करता है। ओके, दिस आर द टू मेशिंग गियर्स, द लोअर वन इज ड्रिवन एंड अपर वन इज द ड्राइवर। ओके, पावर, ये दोनों शाफ्ट का जरा अभी पोजीशन देखो कैसा है, द शाफ्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वही केस के अंदर आप स्पर गियर यूज कर सकोगे, अदरवाइज नॉट। ओके, सो खाली टाइटल डालो, टाइप्स ऑफ गियर एंड एप्लीकेशन। पहला स्पर गियर, कुछ फिगर वगैरह ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, खाली स्पर गियर लिखने का उधर। नंबर 1 स्पर गियर। देन हेलिकल गियर के अंदर और स्पर गियर के अंदर डिफरेंस क्या? तो स्पर गियर के अंदर अपने को दिखाई दे रहे थे कि जो टीथ है, टीथ आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। बट इन केस ऑफ दिस हेलिकल गियर के अंदर देखो, दिस टीथ्स आर नॉट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, रादर दे आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। राइट है। इसका भी टीथ का जो प्रोफाइल रहेगा वो इन्वोल्यूट प्रोफाइल ही होता है। एंड द पिनियन एंड द गियर, इन दोनों का हेलिक्स एंगल यूजुअली सेम ही रहेगा। राइट, लेकिन अगर पिनियन अगर राइट हैंड है, पिनियन का अगर टीथ अगर राइट हैंड है तो यहाँ पर गियर के लिए वो लेफ्ट हैंड रहेगा, या गियर अगर राइट हैंड है तो पिनियन लेफ्ट हैंड रहेगा, या अपोजिट रहेगा दोनों का। नाउ अभी यहाँ पर ये जैसे मैंने पहले कुछ देर पहले आप लोगों को ये भी बताया था कि हैरिंग बोन गियर करके, तो इसी के अंदर ये जो है अभी ये सिंगल हेलिकल गियर है, ये सिंगल हेलिकल। अब ये डबल हेलिकल अगर रहेगा तो डबल हेलिकल के अंदर जैसे मैं ये कर्सर आई होप यू कैन सी माय कर्सर हियर ऑन द स्क्रीन, ऐसा और ऐसा जाके जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज डबल हेलिकल। ऐसे दिस इज डबल हेलिकल, ये टाइप थोड़ा सा समझ लेने का इधर अभी। ओके, सो लेकिन अभी ये लोड कौन सा इम्पोज करेगा यहाँ पर ये केस के अंदर? ये हेलिकल गियर जो है वो शाफ्ट के ऊपर रेडियल लोड भी इम्पोज करता है और एक्शियल लोड भी यूज़ कर सकता है। और बेटा एक बात याद रखने का, एक्शियल लोड मतलब थ्रस्ट आता है उसके ऊपर। एक्शियल थ्रस्ट अगर रहेगा तो अपने को थ्रस्ट बियरिंग लगता ही है, थ्रस्ट बियरिंग प्रोवाइड करना पड़ता है इधर। ओके, लेकिन अगर डबल हेलिकल गियर अगर यूज़ करेंगे तो वो डबल हेलिकल का एडवांटेज यही है कि वो एक्शियल लोड जो है, एक्शियल थ्रस्ट उसके ऊपर नहीं आएगा, रेडियल डायरेक्शन में आएगा, तो थ्रस्ट बियरिंग डालने का ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्ट है, ऑब्वियसली इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्ट रहेगा तो उसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। स्पर गियर का तो एकदम वो कंपैरेटिवली वो चीप रहता है हेलिकल गियर से। नेक्स्ट टाइटल डालोगे आप खाली नंबर 2 हेलिकल गियर। इन सब का डिज़ाइन करने का अपने को आगे चल के डिज़ाइन कंसिडरेशंस रहेंगे सबके। नहीं तो क्या हेलिकल गियर का डिज़ाइन करते बाबा हेलिकल गियर है कैसा वही समझ में नहीं आता और डिज़ाइन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए आगे चल। सो एनीवे, देन बिवेल गियर। अभी जरा पहले शाफ्ट देखो, नहीं ये शाफ्ट का मेरा इधर बैठने का रहेगा। हेलिकल गियर के अंदर भी देखो, दोनों शाफ्ट का पोजीशन देखो बेटा कैसा, बोथ द शाफ्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर।
मतलब इधर भी पावर ट्रांसमिशन कैसा होगा, ये गियर कब यूज करेंगे अपन, जब हम पावर ये दोनों शाफ्ट पैरेलल एक दूसरे को, उसी केस के अंदर। लेकिन यहाँ पर बिवेल गियर देखो, अभी बिवेल गियर के अंदर क्या हो रहा है, बोथ दिस शाफ्ट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर इंटरसेक्टिंग, राइट। नाउ यहाँ पर ये केस के अंदर रेडियल और एक्शियल दोनों फोर्सेस एक्सर्ट होता है शाफ्ट के ऊपर, ओके। मतलब रेडियल डायरेक्शन में भी फोर्स आएगा और एक्शियल डायरेक्शन में भी फोर्स आएगा। तो यहाँ पर लेकिन टूथ जो रहेगा, ये गियर टूथ, ये दिस गियर टूथ कैन बी आइदर स्पाइरल और स्ट्रेट, ऐसा हो सकता है। एंड देन अनदर इज अ वर्म एंड वर्म व्हील। अभी जैसे वर्म एंड वर्म व्हील के अंदर जो थ्रेडेड स्क्रू जो रहता है, मतलब देखो ये इधर नीचे वाला दिखता है तुमको, ये बेसिकली दिस इज अ थ्रेडेड स्क्रू, okay, so this is called as a worm and the tooth wheel is called as a worm wheel, and this worm wheel basically is a spur wheel, spur gear होता है। अब यहाँ पर देखो ये this shaft is you can see here horizontal, और यहाँ पर ये वर्म व्हील का जो सेंटर है यहाँ से भी एक एक्सिस पास होता है, मतलब ये दोनों एक्सिस का पोजीशन कैसा है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, बट दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग। अब लेकिन ये केस के अंदर क्या होता है, ये जो वर्म रहेगा ना, वर्म, दिस वर्म विल एक्सर्ट अ थ्रस्ट लोड, वर्म एक्सर्ट्स अ थ्रस्ट लोड एंड वर्म विल एक्सर्ट्स अ रेडियल लोड, ऐसा होता है ये दोनों, मतलब थ्रस्ट और रेडियल ये दोनों फोर्सेस इसके ऊपर रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइटल यू विल पुट एज वर्म एंड वर्म विल, द डिस्क्रिप्शन यू विल सी इन आवर नोट्स, so that I can proceed further. ओके, अब टर्मिनोलॉजी, स्पर गियर का टर्मिनोलॉजी के पहले ना बेटा मैं थोड़ा सा एक और थोड़ा बात करूंगा मैं, दैट इज जैसे सिलेक्शन ऑफ गियर कैसा होता है। अब सिलेक्शन ऑफ गियर जो होता है, द सिलेक्शन ऑफ गियर्स डिपेंड्स अपॉन द लेआउट ऑफ द शाफ्ट, मतलब तुम्हारे शाफ्ट पैरेलल है या परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर, नॉन इंटरसेक्टिंग। अभी जो टाइप्स ऑफ गियर मैं एक्सप्लेन किया उसके अंदर शाफ्ट का पोजीशंस भी तुमको बताया, वो इसीलिए बताया आगे चल के ये सब डिज़ाइन लेआउट के अंदर मैं तुमको बता नहीं कहा है, तो उस वक्त समझने के लिए आसान पड़ता हो। ओके, ना शाफ्ट के लेआउट पे डिपेंड करता है, स्पीड रिडक्शन मतलब गियर रेशो तुमको कितना रखना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पावर टू बी ट्रांसमिटेड, इनपुट स्पीड कितना है, कॉस्ट तुमको कैसा है, सस्ते में काम निपटाने का रहेगा तो क्या करने का, डायरेक्ट स्पर गियर डाल देने का, खत्म है। ओके, लेकिन अभी आगे चल के देखेंगे वो तो अभी लेकिन शाफ्ट लेआउट अभी आपने को बताया, स्पर और हेलिकल गियर ये दोनों पैरेलल के लिए यूज होते हैं, बेवेल इंक्लाइन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए। ओके, बट एवर फॉर परपेंडिकुलर, और वर्म और वर्म व्हील के लिए परपेंडिकुलर नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए वो दैट इज सूटेबल। गियर रेशो भी डिपेंड करता है, गियर रेशो अभी सबसे ज़्यादा जो गियर रेशो आता है वो वर्म और वर्म व्हील का आता है, अप्रॉक्सीमेटली अप टू 60 का आता है सबसे ज़्यादा वर्म और वर्म व्हील का गियर रेशो। बीवेल का 1.1 से लेके दैट इज 1:1 से लेके 3:1 तक, 1:1 से लेके 3:1 तक का ये बीवेल गियर के लिए रहेगा। और स्पर और हेलिकल के लिए इट इज़ यूजुअली लेस देन और इक्वल टू 5, और नॉर्मल रेंज इसका लेस देन और इक्वल टू 5 तो अपन कहते हैं, लेकिन 6 to 10 के बीच में रख सकते हैं उसको, लेकिन ज़्यादा अच्छा वो काम करने के लिए कब है, लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए। ओके, और जैसे सबसे ज़्यादा पावर ट्रांसमिट किस में होता है तो हेलिकल गियर में होता है। ओके, और बाकी सब में लो टू मॉडरेट, हेलिकल सबसे ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करता है, हेलिकल गियर ट्रांसमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर, हाई पावर। ओके, एंड स्पर देन बीवेल एंड वर्म व्हील they transmit low to moderate amount of power। तो ऐसे इनके ये कुछ एक पॉइंट्स है जिसके ऊपर सिलेक्शन डिपेंड करता है, दिस विल बी गिवन इन आवर नोट्स। ओके, अब लेकिन एप्लीकेशन जो रहेगा तो एप्लीकेशंस के अंदर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा, तो जैसे ऑटोमोबाइल का अगर गियर बॉक्स अगर रहेगा तो उसके अंदर हम स्पर या हेलिकल गियर यूज़ कर सकते हैं।
फैक्ट्री शाफ्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब बीवेल भी ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल एग्रीकल्चर एक्टिवेटर्स फॉर मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स सेमी सॉलिड्स वगैरह जो है इसके अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपन ये। लेकिन वर्म और वर्म व्हील का किधर, वो अभी ऑटोमोबाइल में डालने का क्या फ़ायदा, उसको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं वो तो। ओके, तो ये सर स्टिअरिंग मध्ये पण येते ना? स्टिअरिंगमध्ये आपण रॅक अँड पिनियन वापरतो, हा स्टिअरिंगला आपण रॅक अँड पिनियन अरेंजमेंट वापरतो त्याला। अच्छा तर हां म्हणजे रॅक म्हणजे काय, त्याच्यावरही थ्रेड्सच असतील, म्हणजे यू कॅन से दॅट दॅट अरेंजमेंट इज ऑल्सो आयडेंटिकल टू वर्म अँड वर्म व्हील ओनली। ठीक है, हाँ ओके। सो लेकिन रिजिडिटी जो रहेगा, रिजिडिटी सबसे ज़्यादा किस में आता है, तो स्पर और हेलिकल गियर में आता है। रिजिडिटी स्पर और हेलिकल गियर में सबसे ज़्यादा रहेगा, बीवेल में सबसे कम रहता है, और वर्म और वर्म व्हील में मॉडरेट रहेगा। सो लाइक दिस देयर आर वेरियस पॉइंट्स, ये सब डिज़ाइन कंसिडरेशंस में अपने को ये रखना पड़ता बाबा ये। लेकिन अभी जैसे टर्मिनोलॉजी जो है ये, अभी पहला अपना जो डिज़ाइन का पार्ट रहेगा वो स्पर गियर का ही है। यूजुअली अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है 20 मार्क्स का वो स्पर गियर के ऊपर है। ओके, सो अभी regarding the spur gear, here just one of the profile of the spur gear is been drawn. Now you can observe here, this is the pitch circle, ये सेंटर लाइन जैसा दिखाई दे रहा है तुमको, पिच सर्कल। सो व्हाट इज द पिच सर्कल, और व्हाट इज पिच सर्कल डायमीटर। अभी गियर्स हम पढ़े नहीं, ऐसी बात नहीं, गियर तो पढ़ा ही है पहले, राइट। सी द फिगर, अभी पिच सर्कल डायमीटर इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विच बाय प्योर रोलिंग एक्शन, प्योर रोलिंग एक्शन मतलब स्लिप नहीं रहेगा उसके अंदर, विच बाय प्योर रोलिंग एक्शन वुड प्रोड्यूस the same motion as that of a tooth gear wheel। मतलब एक ऐसा सर्कल का डायमीटर जो प्योर रोलिंग एक्शन से सेम ही मोशन क्रिएट करेगा जैसे कि एक्चुअल टूथ मोशन से अपने को मिलता है, टूथ व्हील का मोशन से अपने को मिलता है। ओके, सो द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल इज कॉल्ड एज पिच सर्कल डायमीटर। अब लेकिन अनदर इज द पिच पॉइंट, पिच पॉइंट इसके ऊपर अपने को नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पिच पॉइंट दैट टर्म इज डिफाइंड व्हेन there are two gears mating each other। so pitch point is a point of contact between the pitch circle of two mating gears। दो gears अगर mate करते एक दूसरे के साथ, if the gears are mating then obviously their pitch circles will intersect somewhere। वो point of intersection जो रहेगा that is called as a pitch point, right है। अब जैसे पिच के अंदर जो है, पिच के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिचेस, वन इज अ सर्कुलर पिच एंड अनदर इज अ डायमीटरल पिच। अब सर्कुलर पिच मतलब क्या रहेगा, सर्कुलर पिच दैट इज इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट ऑन वन टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ। मतलब एक टूथ के एक पॉइंट पर से उसी पॉइंट पर दूसरे टूथ के ऊपर जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर पिच। यू कैन ऑब्जर्व हियर सर्कुलर पिच, दिस इज द सर्कुलर पिच, सी this is the one point on one tooth and now the distance is measured here up to the same point on another tooth, that is this till here, this is the circular pitch, right। now so circular pitch we can express as मतलब इंडिकेट करेंगे अपन p suffix c से, that is pi d by z, wherein z that will be number of teeth on the gear wheel। नंबर ऑफ टीथ जो है वो मैं इंडिकेट करेगा यहाँ पर z से, सी z विल बी ऑलवेज अवर नंबर ऑफ टीथ। ओके, देन अनदर इज अ डायमीटरल पिच। डायमीटरल पिच मतलब क्या रहेगा, दैट इज द नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द पिच सर्कल डायमीटर, नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ ऑफ पिच सर्कल डायमीटर, राइट। अब लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे अभी ये मतलब जेड वाई डी हो गया, अभी इक्वेशन 1 और 2 में अगर हम प्रोडक्ट अगर लेते पी सी इंटू पी डी दैट विल बी इक्वल टू पाई,
राइट. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा अपने को पाई आएगा. नाउ द अनदर टर्म इज रिलेटेड विद द मॉड्यूल. अब मॉड्यूल अगर है, सो पहले भी मैंने मॉड्यूल आपको बताया था. सो व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल मतलब द लेंथ ऑफ द पिच सर्कल डायमीटर पर टूथ. लेंथ ऑफ द पिच सर्कल डायमीटर पर टूथ, दैट इज मॉड्यूल. सो हियर इट इज डिफिकल्ट टू शो द मॉड्यूल, लेकिन देखो ये हो गया इसका मॉड्यूल यहाँ से इधर तक. दिस इज द मॉड्यूल. आई कैन से length of the pitch circle diameter per tooth is module. So here this is the module, right? Now अब जहाँ तक मॉड्यूल है तो मॉड्यूल दैट इज ऑब्वियसली डी वाई जेड से अपन रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब डायमीटरल पिच का एग्जैक्टली अपोजिट ही हो जाता है डी वाई जेड. अब जो गियर डिज़ाइन के अंदर हम स्टैंडर्ड मॉड्यूल यूज़ करेंगे जो पीएचजी में दिया रहेगा टेबल नंबर 1 8.2 सेक्शन 8.2 का टेबल नंबर 1. अब जब मैं न्यूमेरिकल भी कुछ कराएगा तो उधर आपको पीएचजी का ऐसा रेफरेंस देगा इधर, और अपने नोट्स के अंदर भी जो भी मैं नोट्स दूंगा तुमको वो सब नोट्स के अंदर जिधर जिधर कुछ मैं पीएचजी से कुछ लिया रहेगा इक्वेशन, उधर ये सब रेफरेंसेस तुमको दिखाई देंगे ऐसे. ओके. Now then after that the addendum circle diameter, dedendum circle diameter, इसके अंदर भी मैं पीएचजी से कुछ रिलेशंस यूज़ करूँगा. लेकिन सबसे पहले समझ लो तुम अडेंडम मतलब क्या रहेगा. अडेंडम अभी सबसे पहले पिच सर्कल दिखाई दे रहा है. पिच सर्कल के ऊपर जो भी गियर का हाइट रहेगा दैट इज अडेंडम, और पिच सर्कल के नीचे जो भी ये टिथ का हाइट रहेगा दैट इज डिडेंडम, राइट. सो द रेडियल हाइट ऑफ द टूथ अबाउ द पिच सर्कल, रेडियल हाइट ऑफ द टूथ, दिस इज द रेडियल हाइट ऑफ द टूथ. ओके, अबाउट द पिच सर्कल. दिस addendum I will indicate by HA, small h suffix A, you can see here HA, right. And usually for standard gear के लिए ये अडेंडम का वैल्यू कितना आता है तो 1 मॉड्यूल. स्टैंडर्ड गियर के लिए अडेंडम का वैल्यू कितना आता है तो दैट इज 1 मॉड्यूल. अभी फिर अडेंडम सर्कल क्या रहेगा. अब अडेंडम सर्कल मतलब ये हो गया, देखो अडेंडम सर्कल इधर सबसे ऊपर से जो पास हो रहा है ना, अब ये तो हो गया अडेंडम, तो ये ऊपर का डॉटेड वाला सर्कल जो दिखाई दे रहा है दैट इज अडेंडम सर्कल. अब अडेंडम सर्कल का डायमीटर मतलब क्या, इधर भी m ऐड हो जाएगा और अपोजिट साइड में नीचे में भी m ऐड हो जाएगा. मतलब जो पिच सर्कल डायमीटर d + 2m दैट विल बी डायमीटर ऑफ अडेंडम सर्कल. एंड व्हाट इज द अडेंडम सर्कल? अ सर्कल बॉन्डिंग द टॉप ऑफ द टीथ इज नोन एज अडेंडम सर्कल. A circle bonding the top of the teeth is known as addendum circle. So obviously the diameter of this circle can also be called as addendum circle diameter or tip diameter, and that will be d + 2m. d + 2m you can observe here. Or for calculating this addendum circle diameter, here this is the relation from PHG, right. Table number 26 8.22 section 8.22 का. Obviously the dedendum. अब dedendum मतलब क्या, that will be the radial depth of the tooth below the pitch circle. Again I will go back. फिगर के अंदर देखो. So this is dedendum. क्या ये बताना क्यों पड़ता बेटा, आगे चल के मैं सब टर्म्स तो यूज़ करेगा, लेकिन अभी काम पढ़ के हो गया तुम्हारा, अभी 4th सेमिस्टर में काम पढ़े. अब कोई भूल जाता उधर, वो उसको अडेंडम क्या डिडमडम क्या ये कन्फ्यूजन रहता आखिरी तक, और क्या तो गियर डिज़ाइन हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दिस इज डिडेंडम, दैट इज द रेडियल डेप्थ ऑफ द टूथ बिलो द पिच सर्कल. और स्टैंडर्ड गियर के लिए इसका वैल्यू कुछ तो दिस is been taken as 1.25 times the module. Okay, then the circle passing through the root of all the tooth is known as dedendum circle, and the diameter of this circle is called as
डिडेंडम सर्कल डायमीटर और रूट सर्कल डायमीटर. अब डिडेंडम सर्कल डायमीटर को रूट डायमीटर भी कहते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस. अब इसके लिए मैं ये इक्वेशन ये अपन यूज़ करेंगे कहाँ से, तो पीएचजी में से, टेबल नंबर 26 8.22. ओके, ये रेफरेंस पीएचजी के रेफरेंस के लिए आप बिंदास रहो. मैं एट द रिक्वायर्ड पॉइंट आई विल ऑलवेज गिव यू द रेफरेंस ऑफ द पीएचजी. डोंट वरी अबाउट इट. नाउ देन फेस विड्थ. फेस विड्थ के लिए फेस क्या है, फ्लैंक क्या है, बेस सर्कल, टूथ फिलेट, प्रेशर एंगल और ऑब्लिगिटी एंगल. ये 20 डिग्री या 14.5 डिग्री का यूजुअली रखते हैं अपन ये. देन गियर रेशो, ऑल दीज टर्म्स आर देयर, बट फॉर दैट हम थोड़ा सा ये फिगर के लिए जाएंगे. फिगर में से ही सब अपने को ठीक से समझ में आ जाएगा. राइट है. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर, जैसे जहाँ पर ये पिच सर्कल तुमको दिखाई दे रहा है, पिच सर्कल में से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मैंने लाइन डाला है, दैट इज पिच सरफेस एलिमेंट लाइन, और यू कैन सिंपली से पिच सरफेस एलिमेंट. इसके ऊपर का जो पार्ट होता है, द सरफेस ऑफ द टूथ अबाउ द पिच सरफेस एलिमेंट इज कॉल्ड एज द फेस, एंड बिलो द पिच सरफेस एलिमेंट इज कॉल्ड एज द फ्लैंक. ये नीचे का है फ्लैंक और ऊपर का है फेस. ओके, नाउ फेस विड्थ आई हैव शोन ओवर हियर. दिस इज द फेस विड्थ. अब लेकिन ये फेस विड्थ रहेगा क्या? सो फेस ऑफ द टूथ इज द पार्ट ऑफ द टूथ surface laying above the pitch surface element or simply the pitch surface, and face width is the width of gear tooth measured actually along the pitch surface. Along the pitch surface, see, this is the pitch surface. Axial direction में, this is axial direction. ये अगर इसके, ये जो मेरा स्क्रीन है, ये इसके y डायरेक्शन में अगर आता हूँ मैं, तो then that is the transverse direction, that is radial direction I can say. लेकिन ये केस के अंदर क्या हो गया, ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया. तो लेंथ ऑफ द टूथ मेजर्ड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट द फेस विड्थ. ओके, तो फ्लैंक मैंने तो बता ही दिया तुमको. देन यहाँ पर अपने को बेस सर्कल तो अपन नहीं दिखा सकते इधर, लेकिन बेस सर्कल मतलब क्या रहेगा, इट इज अ इमेजिनरी सर्कल फ्रॉम विच द इन्वोल्यूट कर्व ऑफ टूथ प्रोफाइल इज जनरेटेड. What is it? Imaginary circle रहेगा from which the involute curve of tooth profile is generated. मतलब देखो, ये involute कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये involute कहीं तो यहाँ से जनरेट होता है नीचे से एकदम, लेकिन ये जो सर्कल है यहाँ पर, ये इमेजिनरी सर्कल रहेगा. ओके, ये सर्कल से ये involute प्रोफाइल जनरेट हुआ है. सो दिस सर्कल इज कॉल्ड एज अ बेस सर्कल. देन अभी एक टर्म रहेगा फिलेट. फिलेट मतलब क्या आता है, तो फिलेट मतलब जरा टूथ का फिलेट, देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसका जो रेडियस रहेगा, इसको क्या कहा जाता है, फिलेट. दिस इज कॉल्ड एज फिलेट. जैसे ये फिलेट का अभी आप सेमिस्टर 3 के अंदर वो कैमली जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये किया कि नहीं पता नहीं मेरे को, ड्राइंग का वगैरह, उसके अंदर ये फिलेट दिखाते हैं. सो व्हाट इज फिलेट? एंड इट इज द रेडियस दैट कनेक्ट द सर्कल, root circle to profile of the tooth. So this is the root circle here, this is root circle, and here this is the profile of the tooth. इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो है, that is nothing but the fillet. The radius of that circle is the fillet. Now अब जैसे प्रेशर एंगल जो रहेगा, सो प्रेशर एंगल इज द एंगल. प्रेशर एंगल क्या होता है, ये किसी भी गियर के अंदर, सो दैट इज द एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू मेटिंग गियर एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पिच पॉइंट. जहाँ पर दो मेटिंग गियर एक दूसरे को टच करते हैं, मेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, वहाँ पे अगर अपन एक कॉमन नॉर्मल निकाले और दूसरा पिच पॉइंट पर, मतलब दोनों का पिच सर्कल जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है वहाँ पर अगर अपन ने नॉर्मल निकाले, तो ये दोनों कॉमन नॉर्मल के बीच में का जो एंगल रहेगा, दैट इज प्रेशर एंगल. सो यूजुअली दिस प्रेशर एंगल
is 14 degrees, 14.5 degrees or 20 degrees. These are the standard values, right? So और फाइनली जो लास्ट टर्म जो है दैट इज़ अ गियर रेशो. अब गियर रेशो के बारे में मैंने तुमको बताया था पहले. गियर रेशो और also called as the velocity ratio, that is the ratio of number of teeth on gear to the number of teeth on pinion. Number of teeth on gear say that is Z2 और pinion का ऊपर अगर का अगर Z1 है that is Z2 by Z1. और it is also defined as the ratio of angular speed of pinion to that of gear. मतलब N1 by N2 is equal to Z2 by Z1, right? अभी ये सब बेसिक कंसेप्ट हो गया बेटा. डिज़ाइन के अंदर जाने के पहले ये अपने को सब पता होना चाहिए गियर का. अभी मैंने इधर तुमको गियर का जो बताना चाहिए कॉमिका भी मतलब ये गियर का टर्मिनोलॉजी था. बाकी तो सब डिज़ाइन से ही रिलेटेड था वो. अभी यहाँ से फिर अभी अपना मल्टी स्टेज गियर बॉक्स ही स्टार्ट हो जाएगा. So स्क्रीन शेयरिंग अभी मैंने बंद कर दिया है. काय करतोय? अभी बेटा मेरे को ज़रा 2 मिनट के लिए एक बात बताओ कि किसी को अभी जो अपन ने आज का जो डिस्कशन किया है ये डिस्कशन के अंदर आपको कुछ डाउट है? सर एक बार डबल हेलिकल समझाओ. डबल हेलिकल समझो. हाँ अच्छा एक समझाता हूँ. डबल और किसी को कुछ डाउट हुआ है? मतलब सब वापस काय को मेरे को स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना. सब लोगों की एक ही बार मैं देख लेता क्या डाउट्स है. वर्म विल पण सांगितलं. वर्म विल पण सांगू. ओके सांगू शकतो. म्हणजे मला वर्म व्हील सांगायचं आणि काय सांगायचं म्हटलं तुम्ही? डबल हेलिकल. डबल हेलिकलची आता माझ्याकडे फिगर आहे की नाही थांबा. पहले वर्म आणि वर्म व्हील सांगतो. जस्ट आय विल हॅव अ ग्लास ऑफ पाणी पितो जरा. अब बेटा ये नीचे वाला जो आहे ना या खालच्याला म्हणतात वर्म. वर्म म्हणजे हा काय असतो ॲक्च्युली जस्ट इट इज अ स्क्रू, थ्रेडेड स्क्रू. मतलब ये जो है दैट इज अ शैंक. दिस इज अ शैंक फॉर द स्क्रू. ओके. अब इसके ऊपर थ्रेड रहेगा. अब ये थ्रेड किसके साथ मैच करेंगे तो ये वर्म व्हील बेसिकली इज अ स्पर गियर. ये स्पर गियर रहेगा एंड इज अ थ्रेडेड
शाफ्ट. हा वर्म म्हणजे थ्रेडेड शाफ्ट झाला आणि हे काय झालंय, हा गिअर झाला. आता ह्याच्या गिअरचे टूल जे आहे ज्याचे जे थ्रेड्स आहेत त्याच्यासोबत मेश होतील तिथे. दॅट इज कॉल्ड ॲज वर्म अँड वर्म व्हील. आता जे डबल हेलिकल जे होतं ना, डबल हेलिकल, आता बघा या डबल हेलिकलमध्ये राजा हे तुम्हाला एकच लाईन दिसते आहे ना, ही यू कॅन सी ओनली वन लाईन हाँ विच रिप्रेझेंट्स द गिअर, राईट आहे. अब डबल हेलिकलमध्ये काय होणार, डबल हेलिकलमध्ये असा व्ही येतो त्याच्यात. जर आपण डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन जर केलं तर व्ही येईल असा, म्हणजे शेप व्ही, पण राहतो काय हेलिक्सच असतो, पण दिसायला तो व्ही दिसेल असा. तर त्याला म्हणतात डबल हेलिकल. म्हणजे ही जी व्हील आहे अशीच व्हील परत पलटी करून दुसऱ्या साईडला लावली तर हे असं आलं आणि असं येईल, पण एकच गिअर असतो ना, डबल व्हील नसतात त्याला दिलेली. एकाच याच्यावर असे गिअर कट केलेलं, दॅट इज डबल हेलिकल, ऑल्सो कॉल्ड ॲज हेरिंग बोन गिअर. तर हे सगळं आहे याच्यामध्ये आजच्या याच्यात. तर आणि काही कोणाला काही डाऊट आहे का रे बाबा याच्यात? नहीं ना, समझ गया. समझ गया ना? हाँ. ओके. गियर बॉक्स का यूज क्या होता है बेटा? Gearbox. The use of the gearbox. Gearbox are used to get large speed reduction. Speed reduction के लिए अपन gearbox use करते हैं. Gearbox are used for large speed reduction using multiple stages of gear drive. लेकिन stages कैसा रहेगा? Multiple रहेगा. एक स्टेज में नहीं होता है, मल्टीपल स्टेज. सिंगल स्टेज के लिए मैंने बताया था तुमको, सिंगल स्टेज के लिए क्या लिमिटेशन रहेगा, दैट द वेलोसिटी रेशियो अगर 5 है तो वो केस के अंदर अपन सिंगल स्टेज, लेकिन उससे अगर ज़्यादा रहेगा तो देन वी गो फॉर मल्टी स्टेज गियर बॉक्स. ओके. सो लेकिन द कॉम्बिनेशन ऑफ गियर टू बी यूज्ड ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा. अब गियर का कॉम्बिनेशन स्पर टू हेलिकल हो सकता है, हेलिकल हेलिकल स्पर स्पर भी हो सकता है. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है गियर रेशो. ओवरऑल गियर रेशो रहेगा, लेकिन इट इज ओवरऑल गियर रेशो. सो ओवरऑल गियर रेशो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ गियर रेशो ऑफ ईच स्टेज. हर स्टेज का अगर I1 फर्स्ट स्टेज का, I2 सेकंड स्टेज का, I3 फर्स्ट स्टेज का अगर है तो इन सब का प्रोडक्ट मतलब वो हो गया ओवरऑल गियर रेशो. ओके. देन शाफ्ट लेआउट. शाफ्ट लेआउट कैसा है तुम्हारा, पैरेलल शाफ्ट्स है, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है तो कैसे, परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर नॉन इंटरसेक्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्यू शाफ्टिंग, राइट है. तो ऐसा इसके ऊपर डिपेंड करता है वो. देन ओवरऑल साइज, कॉस्ट कंसिडरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इनपुट शाफ्ट स्पीड भी इम्पॉर्टेंट रहेगा अपने को. ओके. इनपुट शाफ्ट स्पीड पर से अपन कितने स्टेजेस चाहिए वो डिसाइड कर सकते हो, राइट है. अब जैसे पैरेलल शाफ्टिंग, पैरेलल शाफ्टिंग को अपन जीरो एंगल स्पीड रिड्यूसर भी कहते हैं, जीरो एंगल स्पीड रिड्यूसर. अब इसके अंदर बेटा वेरियस कॉम्बिनेशन जो रहेंगे पैरेलल शाफ्टिंग के लिए. पैरेलल के लिए अपन ने देखा था 2 गियर्स अपन यूज़ करते पैरेलल के लिए. जैसा अभी टाइप्स ऑफ गियर्स का जो मेरा ये था स्लाइड वो दिखाता हूँ मैं तुमको. देखो यहाँ पर ये स्पर गियर, दोनों शाफ्ट कैसे एक दूसरे को पैरेलल है. हेलिकल गियर शाफ्ट कैसे पैरेलल है, बीवेल परपेंडिकुलर है, इधर वर्मविल परपेंडिकुलर, ये दोनों तो कट ही हो गया. मतलब पैरेलल शाफ्ट में अगर पावर ट्रांसमिट अगर करने का है तो अपने पास ऑप्शन 2 ही है, राइट है. एक है स्पर और दूसरा है हेलिकल, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी चल सकता है अपने. ओके. पैरेलल शाफ्ट्स के लिए तो पैरेलल शाफ्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो स्पर टू स्पर, स्पर गियर. ओके. और स्पर गियर अगर यूज़ किया अपन ने तो क्या हो जाएगा, ये केस के अंदर कॉस्ट तो कम रहेगा इसका, फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी चीप, लेकिन ओवरऑल साइज विल बी लार्ज. ओवरऑल साइज ज़्यादा आएगा स्पर टू स्पर अगर ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं. हेलिकल अगर यूज़ कर लेते पावर पैरेलल शाफ्टिंग के लिए तो केस के अंदर ओवरऑल साइज ऑफ द गियर बॉक्स विल बी स्मॉल बट द कॉस्ट इज हाई. कॉस्ट हाई. अब फिर कॉस्ट ज़्यादा हो गया, कौन सा, हेलिकल टू हेलिकल यूज़ किया तो डबल हेलिकल टू डबल हेलिकल भी यूज़ कर सकते हो, उसमें और भी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा. फिर अपने पास में ऑप्शन क्या है, कॉस्ट भी कम चाहिए अपने को, मॉडरेट कॉस्ट अगर चाहिए तो अपन फिर स्पर हेलिकल
और हेलिकल स्पर ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रीविंग शाफ्ट ऐसा है, मैं स्पर हेलिकल ऐसा जब करता हूँ तो ड्राइविंग स्पर ड्रिवन हेलिकल ऐसा गया हूँ। सो दिस कॉम्बिनेशन इज ऑप्टिमम। कौन सा? स्पर हेलिकल एंड हेलिकल स्पर। ओके, ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। आगे चल के जब हम डिज़ाइन करेंगे ना तो ये स्पर हेलिकल के लिए ज़्यादा होगा अपना। सो दिस इज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरऑल साइज एज वेल एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑल्सो। ओके, हेलिकल टू स्पर इज बेस्ट सिंस हेलिकल गियर ड्राइव इज बेस्ट सुटेबल फॉर हाई स्पीड। हाई स्पीड अगर रहेगा तो उसके अंदर अपन हेलिकल टू स्पर यूज़ कर सकते हैं। मॉडरेट एप्लीकेशन के लिए स्पर टू हेलिकल अपने को चलेगा, राइट है। सो लेकिन अगर मल्टी स्टेजिंग कर रहे हैं तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा कि फर्स्ट स्टेज हेलिकल, सेकंड स्टेज स्पर। बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इट कैन रन एट हाई स्पीड, देन स्मूथ पावर ट्रांसमिशन होगा, नॉइज लेवल कम हो जाएगा इसके अंदर। ओके, और जहाँ तक जैसे एंगल स्पीड रिड्यूसर 90 डिग्री इंटरसेक्टिंग अगर है, 90 डिग्री इंटरसेक्टिंग के लिए, अब 90 डिग्री इंटरसेक्टिंग के लिए अपन जैसे बेवल गियर और हेलिकल इसका भी कॉम्बिनेशन कर सकते, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आएगा, साइज कम हो जाएगा। बेवल टू स्पर भी यूज़ कर सकते, हेलिकल बेवल भी यूज़ कर सकते। दिस आर द एक्चुअल कॉम्बिनेशंस अवेलेबल। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो रहेगा दैट इज फर्स्ट स्टेज बीवेल एंड सेकंड स्टेज हेलिकल और स्पर, ये ऑप्टिमम है। थर्ड स्क्यू शाफ्टिंग जो कहा है मैंने, इस इधर ये कब यूज होगा? तो गियर रेशो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डिग्री जब रहेगा तब ही यूज होता है, और इसके लिए खाली एक ही कॉम्बिनेशन है अपने पास, दैट इज द वर्म एंड वर्म व्हील। सो ये मल्टी स्टेजिंग गियर बॉक्स के लिए अगले टाइम अभी मैं इसका सब डिज़ाइन कंसिडरेशन से स्टार्ट करेगा। लेकिन बेटा एक काम करना पड़ेगा तुमको, अगले टाइम से तुम ये अपना साथ में लेके बैठने का रहा